बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट के अंदर आखिरी थियरी की ओर जा रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है बैंड थियरी। बैंड थियरी क्या है वो समझ लीजिए। उससे पहले जो हम टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक आपके लिए मेन रहेगा। उस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़े थे वो मेन बात है हमारी, क्योंकि बैंड थियरी जो है वो एक्चुअल में प्रूफ है उन सारी बातों का। जैसे कि अगले लेक्चर के अंदर हमने कंडक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, बराबर ना। इन सब के अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े। सेमीकंडक्टर के दो टाइप पढ़े अलग अलग, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर हमने एक्सट्रिंसिक के अंदर हमने दो टाइप पढ़े, पी टाइप एंड एन टाइप। क्लियर ना। सो पी टाइप और एन टाइप वो दोनों को हमने क्या करवाया, डोपिंग करवाया इंट्रिंसिक के अंदर। यानी कि 14 नंबर के ग्रुप के अंदर हमने 15 और 13 को क्या करवाया, डोपिंग करवाया। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को उसके अंदर डोपिंग करवाया। और वो करने से हमें इंट्रिंसिक के अंदर विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किए बिना क्या मिला, कंडक्टिविटी मिला। हमें शो हुआ कि भाई, हमें ये चीज दिखी कि भाई कंडक्टिविटी बढ़ रही है किसी भी प्रकार के, कोई बाहरी, हम बाहर से टेम्परेचर ना दे तो भी। ये सारी बातें हमने जान ली। वहां पे हमने एक चीज लिखी थी, आप लोग याद कीजिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये तीन चीजें जो है क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, दिस थ्री थिंग, ये तीनों के पास अलग अलग खुद की रेंज है, कंडक्टिविटी की रेंज है। याद कीजिए मैंने वो रेंज आपको लिखवाई थी। क्लियर ना, कि कंडक्टर सबसे बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकते हैं, इंसुलेटर नहीं कर सकते हैं, 10 to -20 10 to -10 के बीच में था। क्लियर, और सेमीकंडक्टर उनके भी बीच में था। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। तो उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ है क्या, बैंड थियरी। बैंड थियरी जो है ना एक्चुअल में वो उस तीनों का प्रूफ है कि क्यों सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, क्यों कंडक्टर में ऐसा होता है, क्यों इंसुलेटर में ऐसा होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है किसके अंदर, बैंड थियरी के अंदर। आज इस सेशन के अंदर मैक्सिमम जहां तक होगा हम इस लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि दो ही हमारे टॉपिक मेन बाकी है। एक जो है बैंड थियरी है और डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो हम फिलहाल पढ़ ही रहे हैं और उसका प्रूफ अभी यहाँ पे पढ़ लेंगे। और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी अलग अलग टाइप के सॉलिड की। ठीक है, सो टाइटल लगाइए बैंड थियरी। बैंड थियरी एक्चुअल में क्या है जरा समझिए। कि हमने ऐसा बोला कि भाई कोई भी कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करवा सकता है। क्लियर ना, इजीली कंडक्टर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुद के अंदर से फ्लो कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मेटालिक सॉलिड के अंदर से। क्लियर ना। तो ऐसा क्यों, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, तो बैंड थियरी उसका आंसर देती है कि जैसे कि हमारे पास किसी भी प्रकार का मेटल है, समझना बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे कि मेरे पास कोई भी टाइप का, मेरे पास क्या है, मेटल है, यानी कि मेरे पास मेटालिक सॉलिड है। वो मेटालिक सॉलिड के अंदर करंट को पास करवाने के लिए दो टाइप के बैंड होते हैं। दो टाइप के बैंड मतलब क्या, एक टाइप के लेयर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, जरा समझिएगा। एक ये बैंड है और मैं दोनों बैंड को अलग अलग दिखाता हूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। क्लियर, ऐसे दो प्रकार के क्या होते हैं, बैंड होते हैं। और ये दोनों बैंड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पास होते हैं। दोनों बैंड की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है। एक्चुअल में आप कोई भी मेटल ले लो, उस मेटल का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्बिटल है जो ऑर्बिटल क्या होते हैं, खाली रहते हैं, एकदम एम्प्टी रहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं वो ऑर्बिटल उसका वेट बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाते हैं। मतलब कि वो बैंड, यानी कि बैंड के अंदर का एक ऐसा ऑर्बिटल जो क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वो क्या रहता है, नीचे रहता है। रेडी, और उसके ऊपर कौन रहता है, तो जो खाली है वो पार्ट ऊपर रहता है। सीधी बात है, क्लियर ना। सो यहाँ पे जो खाली है, समझना अच्छी तरीके से समझना, जो खाली है वो भाग कहाँ रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा, और जो भरा हुआ है वो भाग नीचे की साइड रहेगा। यानी कि ये कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक मेटल ले सकते हो। अब यहाँ पे मेटल इवन ले सकते हो, मैंने यहाँ पे मेटल का एग्जांपल दिया है। आप सेमी मेटल ले सकते हो, आप सेमी मेटल ले सकते हो,
आप इंसुलेटर ले सकते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर? तो तीनों के अंदर मैं आपको समझाता हूं क्या है, जरा देखिए। तो ये जो दो बैंड मेरे पास यहाँ पे है, जरा समझना, ये जो दो बैंड है वो एक्चुअल में है क्या, एक प्रकार का लेयर है। जैसे मैं मेटल का एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने मेटल का एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम, आपको प्रॉपर समझाता हूँ। क्या एग्जांपल लिया मैंने? एल्यूमिनियम। क्लियर? सो एल्यूमिनियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने जाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, जैसे कि भाई प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, 1s 2s 2p 3s, देखिए ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, रेडी? 1s 2s 2p 3s 3p, रेडी ना? तो ये आखिर के जो दो है, यहां तक तो हम कोर कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, जैसे कि भाई नियॉन कोर, नियॉन कंप्लीट 3s2 3p1, रेडी? और साथ में ही एक ऑर्बिटल होती है लेकिन खाली रहती है, उसमें अभी फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि अभी p भी नहीं भरी, अभी p भी नहीं भरा हुआ है, बराबर ना? ये जो p है वो भी भरा हुआ नहीं है। तो इसमें जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल वो क्या रहती है, क्या खाली रहती है, रेडी? तो वो ऑर्बिटल तो वैसे भी खाली है, यहाँ पे 3s2 और 3p1, वो दोनों, एक एग्जांपल लेके मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, मेटल का एग्जांपल लेके, बाकी हमें तीनों चीज के लिए समझनी है, मैं आपको कॉमनली समझा रहा हूँ। ये जो दो बैंड होते हैं, वो दो बैंड के अंदर जो भरे हुए बैंड, भरे हुए चीज मतलब क्या, 3s एंड 3p, वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। 3d वो क्या है, खाली है। मतलब कि ऐसे क्या हो जाते हैं, दो पार्टीशन हो जाते हैं। स्पेशली एल्यूमिनियम में होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, ये एल्यूमिनियम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे जो दो बैंड होते हैं, वो दो बैंड भी, ये जो नीचे वाला बैंड है उसको कहते हैं हम वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। और यहाँ पे जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड, रेडी? एक क्या कहा जाता है, एक कहा जाता है वैलेंस बैंड, और एक कहा जाता है क्या, एक कहा जाता है वैलेंस बैंड, एक कहा जाता है कंडक्शन बैंड। यानी कि बैंड थियरी के अंदर हमें किसी भी प्रकार के मेटालिक सॉलिड या नॉन मेटालिक सॉलिड या सेमी मेटालिक सॉलिड की बात करनी है। क्लियर? क्या मैं अभी फिलहाल के लिए कॉमन सिर्फ सॉलिड लिख रहा हूं, किसी भी प्रकार की सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, फिर वो चाहे सॉलिड मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, या तो सेमी मेटालिक हो सकता है, ये तीनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो सॉलिड है उसके अंदर कितने, दो टाइप के बैंड जनरेट होते हैं। कौन से दो टाइप के बैंड? एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। क्लियर? ये दोनों ध्यान रखिएगा, कौन से? एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, रेडी? तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे जो ये जो लेयर है वहां पे क्या रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं, वैलेंस बैंड से, क्या समझना, वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की ओर जा सकते हैं, तो वो जो बैंड, जो भी एग्जांपल आप जो बोल रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां से गए, तो वो जो बैंड है, वो दोनों बैंड किसके कहे जाते हैं, मेटल के कहे जाते हैं। किसके कहे जाते हैं? मेटल के। क्लियर? ये बैंड में तो समझ में आ गया, फिर हम तीनों के बारे में एग्जांपल लेते हैं। ये समझ में आ गया पहले तो क्या, कि बैंड मतलब क्या, एक प्रकार का क्या, एक ऐसा लेयर जो किसी भी मेटल के अंदर बनता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, रेडी? और अगर इन दोनों के बीच में गैप रहता है, देखिए ये गैप है, इन दोनों के बीच में ये जो है वो गैप है, तो ये जो गैप है उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। याद रखना, क्या कहते हैं उसको हम? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप। क्लियर? क्या? एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो जगह होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। जो गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। समझ में आई बात? तो ये फॉरबिडन गैप के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। क्या? फॉरबिडन गैप के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे या नहीं। क्या जा पाएंगे या नहीं, वो खास ध्यान रखनी है आपको। तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सर जो बात कर रहे हैं कि भाई मेटल की अगर मैं स्पेशली बात करूं या नॉन मेटल की स्पेशली बात करूं या सेमी मेटल की बात करूं, तो मेटल के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते होंगे। अगर जा सकते होंगे तो ही तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। मेटल की तो प्रॉपर्टी ही वही है।
क्लियर ना। हमने कंडक्टर के एग्जांपल के अंदर जनरली मेटल लिखे थे, रेडी ना। तो मैं स्पेशली जब कंडक्टर की बात करता हूं, मैं स्पेशली जब कंडक्टर की बात करता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं आसानी से। इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, समझ में आई बात। सो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं तो उसके अंदर जो फॉरबिडन गैप होगा वो होगा ही नहीं ना, सीधी सी बात है। अगर फॉरबिडन गैप होगा तो वहां पे कुछ बात बनेगी ही नहीं। यहाँ पे ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होगा, क्या हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड वो और मेरा जो वैलेंस बैंड होगा वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, क्लियर ना। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, क्योंकि कंडक्टर क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से इजीली पास हो जाए, इजीली जिसके अंदर से कंडक्टर इलेक्ट्रॉन पास हो जाए, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो सीधी सी बात है कि वैलेंस बैंड के जो, माफ कीजिए, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पे जा पाएंगे, क्लियर। और यहाँ पे जा पाएंगे वो तो एक दूसरे के ऊपर ही है, तो फटाफट से चले जाएंगे ना, उनको जंप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको क्वांटम जंप करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो अपने आप कहां चले जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड टू क्या, कंडक्शन बैंड। इजीली क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आसानी से जा सकेंगे किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। समझ में आई बात। कंडक्टर के अंदर इनके बीच में जगह होगी ही नहीं, सीधी सी बात है। पर कंडक्टर की जगह पे अगर मैं बात करता हूं इंसुलेटर की, किसकी बात करता हूं, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो इजीली, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, तो उसके अंदर एक फॉरबिडन गैप जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे तो फॉरबिडन गैप होगा ही नहीं, क्लियर ना। फॉरबिडन गैप, यहाँ पे फॉरबिडन गैप होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, सीधी बात है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे इंसुलेटर और उसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा होगा, क्या होगा, ये जो फॉरबिडन गैप होगा वो फॉरबिडन गैप ज्यादा होगा, किसके बीच का, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो फॉरबिडन गैप है वो क्या है, बहुत ज्यादा। फॉरबिडन गैप क्या है, बहुत ज्यादा। कितना होता है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, एमसीक्यू के अंदर ये चीज आती है कि इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन गैप कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को जंप करके वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में अगर जाना होगा तो उनके पास उतनी एनर्जी भी चाहिए होगी ना, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप होता है वो कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, कितना 5 eV, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना गैप होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाते, रेडी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाते, इसलिए तो इनको इंसुलेटर कहते हैं। मैंने जब थियरी शुरू की तभी मैंने आपको एक चीज बताई कि कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, सेमीकंडक्टर बीच की रेंज रहती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की। पर यहाँ पे ये थियरी इस बात का प्रूफ है, देखिए दिख रहा है कि भाई कंडक्टर क्यों पास कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उनके अंदर जो ये दो एक्चुअल में ये जो दो बैंड होते हैं वैलेंस और कंडक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसे लेयर है एक दूसरे का, यानी कि वो आसानी से करंट पास कर पाएंगे। यहाँ पे करंट पास ना होने का रीजन है, किसी भी नॉन मेटल के अंदर आप एग्जांपल ले लो, वुड ले लो या कोई भी नेगेटिव आयन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस ले लो, जो क्या है इनके बीच के इनके लेयर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो गैप क्या रहता है, ज्यादा रहता है, सही है ना, रेडी। इसलिए मेटल बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले एलिमेंट कहे जाते हैं, और नॉन मेटल इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, इंसुलेटर कहे जाते हैं, रेडी। सेम इसी के अंदर मैं साथ में ले लेता हूं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं इंसुलेटर, माफ कीजिए सेमीकंडक्टर की, किसकी बात करूं मैं बात करूं अगर किसकी, सेमीकंडक्टर की रेंज जो होती है, रेंज सेमीकंडक्टर की रेंज क्या रहती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, रेडी, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन गैप
वो देखिए मेटल के अंदर तो माफ कीजिए कंडक्टर के अंदर तो फॉरवर्ड गैप होता ही नहीं है, कंडक्टर के अंदर तो फॉरवर्ड गैप होता ही नहीं है, यानी यहां पे जो फॉरवर्ड गैप होगा वो एज कंपेयर टू मेटल क्या होगा ज्यादा, बट एज कंपेयर टू नॉन मेटल क्या होगा कम, यानी कि यहां पे जो फॉरवर्ड गैप होगा वो रहता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस और इक्वल लिख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तो उससे कम। कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या तो उससे कम, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसका है इंसुलेटर का है तो 3 उसका हो गया, और उससे कम मतलब कि कंडक्टर के नियर अबाउट। तो सेमी कंडक्टर जो होते हैं उसका जो फॉरबिडन गैप होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का रहता है। कितना लेता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है वो वैलेंस बैंड के अंदर से आए हुए इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के अंदर से आए हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे जाना होगा, क्लियर। तो अपने आप जाने में इंसुलेटर की कंपैरिजन में वो अपने आप चले जा रहे हैं, लेकिन मेटल की कंपैरिजन में यानी कंडक्टर की कंपैरिजन में ये थोड़े क्या हो जाएंगे स्लो। फॉरबिडन गैप है यहाँ, तो फॉरबिडन गैप ही नहीं है, यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप है उससे यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप है वो कम है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में तो ज्यादा है। मतलब कि ये जो रेंज रहती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की वो किसकी रहती है सेमीकंडक्टर की, क्लियर। एक्चुअल में यही बैंड थियरी है, बैंड थियरी के अंदर और कुछ नहीं है। बैंड थियरी मतलब क्या कि किसी भी प्रकार के सॉलिड मटेरियल के अंदर जो कि हमने अलग अलग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने उसको जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, इंसुलेटर, कंडक्टर या तो सेमीकंडक्टर, ये 3 अलग अलग जो पार्टीशन है वो पार्टीशन को प्रूव करती हुई थियरी बैंड थियरी है कि एक्चुअली मेटल के अंदर दो प्रकार या मेटल नॉन मेटल या सब मेटल तीनों के अंदर 2 प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में अगर जगह होती है तो वो जगह क्या कही जाती है फॉरबिडन गैप, और फॉरबिडन गैप ही डिसाइड करता है एक्चुअली हमारे दिमाग में तो क्या है इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली देन इट इज कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता इंसुलेटर, रेडी। तो वो तो एक्चुअल डेफिनेशन वही है, वो भी आपको याद रखनी है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखने जाए तो पता चलता है कि भाई बैंड थियरी उसको प्रॉपर्ली क्या कर रही है, एलिबोरेट कर रही है कि बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है लेयर के अंदर, और ये बैंड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और जो मेटल होते हैं वहां पे तो जंप करने की जरूरत होती ही नहीं है, यहाँ जंप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं होती है, यहाँ पे इतनी एनर्जी होती है कि वो लोग जंप कर सके, क्लियर। सो क्या सेमी मेटल, मेटल माफ कीजिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तीनों 3 चीजों को प्रूफ करती हुई थियरी कौन सी थियरी कही जाती है बैंड थियरी, ठीक है। फटाफट से बैंड थियरी के बारे में जो भी पढ़ाया है मैंने, जो भी इवन ओरली बोला है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने ओरली बोली है वो भी आपको खास लिखनी है, ठीक है, और प्रॉपर्ली खुद से नोट्स बनानी है। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आखिरी टॉपिक की ओर जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों चालू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिपेंड्स पे हमने अब तक जितना भी पढ़ा वो सब का सब इलेक्ट्रिकल डिपेंड्स पे था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के डिपेंड्स पे हमने सॉलिड के अलग अलग पार्टीशन पढ़ क्लियर ना। हमने अभी भी बैंड थियरी के अंदर भी वो चीज देख ली कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर किस तरीके से डिवाइड है, लेकिन अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डिपेंड्स पे हम सॉलिड को कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बात सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमने केमिकल बॉन्डिंग 11th में जो पढ़ा वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने 2 मेन सॉलिड तो पढ़े लिए, 2 टाइप के। उसके अंदर एक था डायामैग्नेटिक और एक था पैरामैग्नेटिक, क्लियर ना। डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये 2 के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही दे दी थी कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने ये दोनों चीज पढ़ ली। उसको एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं, उसके बाद फर्दर जो है मेन वो हमें पढ़ना है। एक डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने वहां पे इवन हम अगर केमिकल बॉन्डिंग की लैंग्वेज के अंदर देखने चाहे तो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं थे, याद कीजिए, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं थे, क्लियर। यानी हम यहाँ पे क्या लिखते थे, नो अनपेड
इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या, चलो साथ में पढ़ाता हूं, इसके अंदर क्या लिखते थे, क्या 1 और मोर देन 1 लिख सकते हो आप, क्लियर ना, 1 और मोर देन 1। अब देखिए 1 और मोर देन 1 लिखेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, दो पेयर हो ही जाएगी, यानी यहाँ पे आप एक लिखो तो भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्या 1 और मोर देन 1 से बेटर है एक लिखो। हाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो क्या हो, अनपेड हो, क्या हो, अनपेड हो, क्लियर ना। यानी कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या मैक्सिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा ना, सही है। यहाँ पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, एक भी अनपेड नहीं है, मतलब कि रिपल्सन मैक्सिमम होगा, सही है। सब दो दो की पेयर में है, सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन में जैसे ये रिपल कर रहा है, ऐसे क्या करेगा, मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा, ये मैक्सिमम रिपल करेगा, सही है ना। ये दोनों के बारे में तो इंफॉर्मेशन हमने ले ली, बहुत इजी था ये कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है उसके बारे में। डायमैग्नेटिक मतलब क्या, कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, अनपेड नहीं है तो दूसरे को रिपल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने एन पोल रख दिया, एस पोल रख दिया, क्लियर। तो N2S जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तब N2S मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम रिपल करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, सब नेगेटिव नेगेटिव वाले दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करवाएगा, अट्रैक्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, अट्रैक्शन करवाएगा। इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली, क्लियर ना। ये जो अलग अलग टाइप्स है उसके एग्जांपल आखिर में मैं आपको लिस्ट कर देता हूं, वो एग्जांपल आपको खास याद रखने हैं इन सब के, रेडी। जैसे कि मैं डायमैग्नेटिक का एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं V2O5 लिख सकता हूं, NaCl लिख सकता हूं, बहुत सारे, रेडी। इसके भी अलग-अलग एग्जांपल है, तो जैसे Cu+2 लिख सकते हो आप, Fe+3 लिख सकते हो, ये सब उसके एग्जांपल। लेकिन एग्जांपल मैं आपको साइड में आखिर में लिस्ट आउट कर दूंगा, जितने भी टाइप्स हमें पढ़ने हैं वो हर एक के एग्जांपल में लिस्ट कर दूंगा, आपको वो खास लिख के याद कर लेने हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं या क्या डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में। अब बात करते हैं उससे फर्दर। मेन ये दो ही टाइप है सॉलिड के, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड जो हम टाइप लेते हैं वो दो ही है, ये एक जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब बाकी के कुछ पार्टीशन भी हुए, क्यों, क्योंकि मेटल की अगर मैं स्पेशल बात करूं, मेटल जो होते हैं ना, जैसे कि मेरे पास कोई मेटल है तो मैं मेटल M लेता हूं, रेडी। तो वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि कोई भी मेटल क्या करता है, वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लियर ना। कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, रेडी। जैसे मैं सोडियम की बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रेडी ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किस में कन्वर्ट होता है, Na+ में। वैसे M अगर कन्वर्ट हो रहा है M+N में, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन, N मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी ले सकते हो आप, क्लियर। सो M ये उनका क्या है, एक नॉर्मल नेचर है मेटल का। अब ये जो है उसकी वजह से एक्चुअल में मेटल के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, ये जैसे कि मेरे पास कोई एक प्रॉपर ये मेटल है, रेडी। ये मेटल के अंदर मेरे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव, रेडी, दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कार्बन हो जाती है। मेरे पास कार्बन भी है और ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। मेटालिक बॉन्ड के अंदर मैंने चीज आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उसकी वजह से ये सारे जो मॉलिक्यूल एटम के अंदर जो भी मेटालिक स्ट्रक्चर हम देखे उसके अंदर ये सब क्या हो जाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, रेडी, मेटल के अंदर, रेडी। और ये जो अलग अलग पार्ट में ऐसे कई ना कई अरेंज हो जाते हैं, और ये जो उनकी अरेंजमेंट होती है किसकी, नेगेटिव और पॉजिटिव की, वो अरेंजमेंट के बेस पे क्या, वो अरेंजमेंट के बेस पे उनके फर्दर 3 पार्ट हो जाते हैं। कितने, यहाँ पे अरेंजमेंट के बेस पे हम उसको कितने, 3 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक, जो खास आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये दोनों तो बहुत इजी है और आप पढ़ के भी आए हो तो उसके बारे में आप जानते हो। सेकंड वन इज द एंटी फेरोमैग्नेटिक, and third one is the ferrimagnetic, clear ना।
समझ में आई बात? पहले तो आपको वो चीज भी जरूर, मैं डायरेक्ट आपको ये 3 या 3 और 2 5 पढ़ा तो भी आपको पता चल जाने वाला था, लेकिन ये 3 पार्टीशन हुए क्यों वो भी मेन रहता है, क्योंकि ये चीज बच्चों को समझ में इसमें नहीं आ रही, इसलिए स्किप कर देते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ना, सब एक जैसा लग रहा है। एक जैसा नहीं है, सब अलग है। कैसे? देखिए, कोई भी मेटल होता है, वो मेटल की टेंडेंसी रहती है कि वो क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सही है ना? अपनी ऑर्बिटल्स में से आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, लूज करने के कारण उसके पास पॉजिटिव कार्बन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, एक प्रकार का एटम के अंदर क्या हो जाता है, डाइपोल। यस, क्या हो जाता है, डाइपोल जनरेट हो जाता है। यहां पे आप लिख दीजिए क्या, डाइपोल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, एक प्रकार का डाइपोल। और वो डाइपोल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं मेटल के अंदर। कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे ये जो मेटल के अंदर जो एटम है वो क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। मतलब कि वो जो डाइपोल है, वो डाइपोल क्या हो जाता है, अरेंज। और वो अरेंज होता है, वो अरेंजमेंट के बेसिस पे उनके अलग अलग ये 3 पार्टीशन हुए हैं। कौन कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक, देन आफ्टर एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसका ऑपोज, एंड देन आफ्टर फेरीमैग्नेटिक। क्लियर? तो ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, खास ध्यान दीजिएगा आप, बराबर। चलिए, उसमें सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर, फेरोमैग्नेटिक। क्लियर ना? फेरो, ध्यान रखिएगा, सिर्फ फेरो लिख रहा हूं, फेरोमैग्नेटिक पूरा नाम यहां पे लिखा है, फेरोमैग्नेटिक। अब ये जो मैंने सबको बताया कि भाई अगर ये जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट इस तरीके की अगर हो जाती है, तो उस अरेंजमेंट में सारे के सारे जो भी मेरे पास डाइपोल है, क्या सारे के सारे जितने भी मेरे पास ये जितने भी डाइपोल है, वो सब के सब अगर एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, यानी कि जैसे कि ये जो एटम है, चलो मैं सिर्फ 4 एटम यहाँ और 4 एटम यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो ये अगर एक ही ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं। क्या हुए हैं? इसी तरीके से अगर अरेंज हो गए, मतलब कि आप एनसीईआरटी के अंदर ये शेप, ये लाइन दी हुई है, ऐसे ऊपर करके एरो दिया हुआ है, यानी कि सब एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो गए, अरेंज हो गए। क्या हो गए? सब के सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए। तो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो इस टाइप का जो सॉलिड होता है, उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट, मैंने पहले ही बताया, क्या डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ द डाइपोल। We have 3 categories. First one is the ferromagnetic, second one is the antiferro, and third one is ferrimagnetic. Then first one, ferromagnetic, means what? If every dipole arranged in systematic manner or in one direction, only one direction, अगर कोई जितने भी मेरे पास एटम है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, क्लियर ना, सबके सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? एक और चीज हमने वहां पे भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी आएगी, आगे भी आने वाली है, वो है कि अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को ढूंढना है, क्या करना है, आगे आने वाला है ये, आगे चैप्टर्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को मुझे ढूंढना है, तो उसका एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। क्या? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहां पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपकी जानकारी के लिए है, ये एक्चुअल में आगे आने वाला है, लेकिन सिर्फ आपको बता दूं कि क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि आप जब वो पढ़ लेते हो तो ये आपको दिमाग में आ ही जाता है कि किसी भी प्रकार के जितने भी मेरे पास यहाँ पे पार्टीशन है, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, बायो, डाया, जितने भी है, क्लियर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उन सब में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखिए, मैं अगर इनिशियली देखूं तो यहाँ डायमैग्नेटिक के अंदर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 0, म्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, आप यहाँ पे 1 1 प्लस 1 क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो म्यू की वैल्यू होती है क्या, मैक्स मतलब हो सकती है मैक्सिमम, रेडी, एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक ज्यादा होती है। नाउ फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक, ये सबके लिए कॉमन है, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो अरेंजमेंट के डिपेंड्स पे जा रहा है, रेडी। तो याद रखिएगा, ये भी एक अलग से बीच में याद आ गया, तो ये भी साथ में पढ़ा दिया है, आगे हालांकि आगे आने वाला है, ठीक है। सो फेरोमैग्नेटिक समझ में आ गया। नाउ सेकंड वन इज द एंटीफेरो मींस व्हाट, इसका एग्जैक्ट ऑपोज होगा, आपको नाम में से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे
ये जो अरेंजमेंट हुई है वो अरेंजमेंट जैसे ये हुआ वैसे नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, सेम अमाउंट में। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक आया तो एक नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, अगर एक वापस पॉजिटिव नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव आया तो वापस नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव आया तो वापस एक नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। मतलब कि सेम अमाउंट में सीधा और उल्टा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेम अमाउंट में ऐसी अरेंजमेंट हुई, हमने पहले भी बताया क्या, डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट, ये तीनों एक पार्ट है। तो पहले में सारे के सारे सेम होते हैं, एंटी फेरो में जितने सीधे होते हैं उतने उल्टे होते हैं। जितने ये डाइपोल जो अरेंज होते हैं जितने सीधे होते हैं, मतलब कि जितने पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितने पॉजिटिव होते हैं ऊपर की साइड, वैसे ही नेगेटिव वाले भी ऊपर की साइड होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटी फेरो। क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। रेडी, ध्यान रखिएगा खास, क्या कहते हैं उसको, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और इसकी भी आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ढूंढ सकते हो, आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो क्वेश्चन में दिए होते हैं। एंड थर्ड जो कि आखिरी है वो क्या है, फेरी मैग्नेटिक। क्या, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक का मतलब क्या, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सारे के सारे सीधे अरेंज हो गए तो फेरो, कुछ सीधे मतलब जितने सीधे उतने उल्टे हुए तो एंटी। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जैसे 50 है तो 25 सीधे और 25 उल्टे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 20 सीधे हुए 30 उल्टे हुए, यानी वो कैटेगरी आती है यहाँ पे तीसरी कैटेगरी की सिस्टमेटिक नहीं होता। जो भी आपके पास, जितने भी आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में, जैसे कि एक सीधा एक उल्टा है तो एक सीधा एक उल्टा, यहाँ पे वापस क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो वापस ये पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। क्लियर, रेडी। हालांकि यहाँ पे तो सब हालांकि 3 हो गए, चलो उसको मैं उल्टा देता हूँ। यानी यहाँ पे देखिए दो क्या हुए, दो सीधे हुए लेकिन 4 क्या हो गए, उल्टे हो गए। रेडी, दो क्या हुए सीधे लेकिन 4 क्या हो गए, उल्टे हो गए। तो ऐसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट जैसे फेरो में सबके सब सीधे होते हैं, एंटी फेरो में सबके सब जितने सीधे उतने ही उल्टे होते हैं, वैसे यहाँ पे ऐसा सिस्टमेटिक होता नहीं। 3-4 सीधे हैं तो 4-5 उल्टे भी होंगे। यानी कि अगर ऐसे टाइप का इंटरमीडिएट है, ऐसे टाइप का है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक। क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो सॉलिड मेरे पास है उसको हम क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक। क्या, फेरी मैग्नेटिक। कांसेप्ट समझ में आ गया तीनों तीन का। खास डायमैग्नेटिक मतलब क्या, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, यानी वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन में वो रिपल करते हैं दूसरे को मैक्सिमम। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एंड डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट, हम उसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन फेरो, सेकंड वन एंटी फेरो एंड थर्ड वन फेरी मैग्नेटिक। सो ये तीनों तीन उसकी अरेंजमेंट के डिपेंड्स पे क्या है, पार्टीशन है। ठीक है, फटाफट से इसको समझ लीजिए। खास रिकैप करने के लिए तीनों फिगर सिर्फ एक बार समझ लोगे तो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। उसके बाद में आपको उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बताता हूं। ये एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, वो एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखिए, उसके बाद में आपको एग्जांपल लिस्ट कर देता हूं, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, उसका एग्जांपल जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। खास एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा जहां पे समझा रहा हूं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। उसके अंदर डायमैग्नेटिक के जो एग्जांपल है, वाटर, बेंजीन, याद रखना बेंजीन भी पूछ सकते हैं। क्लियर, देन PiO2 एंड NaCl, उसमें से ये एग्जांपल है जो वो मोस्ट IMP है, इसका ध्यान रखिएगा। खास पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जो हर एक के अंदर जो भी IMP है वो मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं या पूछे गए हैं। क्लियर, खास ध्यान रखिएगा। सेकंड वन इज द पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अंदर ये जो है उसके बारे में तो आपने डिस्कशन कर ली थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आपने जब एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया तब आपको पता चल गया था कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। उसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्यों दोनों मोस्ट IMP है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। एक में O2 है और एक में सिर्फ O है। रेडी ना, एक में O2 है, एक में, ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बहुत। तो ध्यान रखना कि जो TiO2 है मोस्ट IMP है, किसके लिए, डायमैग्नेटिक है। TiO2 क्या है, डायमैग्नेटिक। और TiO अकेला अगर हम लिखते हैं तो वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक, माफ कीजिए पैरामैग्नेटिक। क्लियर, सो ध्यान रखिएगा दोनों को खास। देन फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये जो 3 है, किसी भी प्रकार के मेटालिक आयन वो तो है ही, लेकिन साथ में एक ये है जो IMP है जो अलग से है, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, जो एलिमेंटल फॉर्म की जगह पे कंपाउंड फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आयरन लिखे हुए हैं, वहां पे आप मेटल के नेम भी लिख सकते हो, आयरन, कोबाल्ट, माफ कीजिए कॉपर, निकल एटसेट्रा। रेडी,
देन एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी आपको ये ध्यान देना है खास, तीन कंपाउंड किसके हैं, मैंगनीज के, तीनों MnO और MnO2 एंड Mn2O3, ये तीन मैंगनीज के कंपाउंड है, तीन याद रखिएगा, क्लियर, खास मिस्टेक ना हो। फेरोमैग्नेटिक खास मोस्ट आईएमपी कर दीजिए फेरोमैग्नेटिक को, क्योंकि जितने भी फेराइड्स होते हैं, फेराइड्स वो कहे जाते हैं क्या, एक प्रकार के फेरोमैग्नेटिक। फेराइड्स का मतलब क्या, Fe2O3 इसको कॉमन में लिखो तो मैं लिखता हूं MFe2O3, M की जगह पे आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक Mg है, मेटल का है, जिंक है या कॉपर है, क्लियर, या लिख सकते हो क्या MgFe2O3। एक का एग्जांपल मैंने इसीलिए मेंशन किया हुआ है, MgFe2O3, ZnFe2O3, CuFe2O3, यानी कि जितने भी फेराइड्स है वो फेराइड्स क्या कहे जाते हैं, सबके सब फेरोमैग्नेटिक, क्लियर, जहां पे अरेंजमेंट जो होती है, अलाइनमेंट होती है जो हमारे डायपोल की, क्लियर, जो डोमेन रहता है हमारा, उसका डोमेन, उसका दूसरा नाम डोमेन भी है, जो हमने डायपोल अरेंज किया था ना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले, उसको आप डोमेन भी कह सकते हो, रेडी, उसका याद रखना खास नेम। सो डोमेन है जो डायपोल जो है वो क्या, ये इस तरीके से अगर अरेंज हुए हैं मेटालिक फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक, जहां पे क्या रहती है, अलाइनमेंट प्रॉपर रहती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर की आखिरी थियरी भी खत्म कर दी, रेडी। इस चैप्टर को प्रॉपरली जितने भी हमने लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने जितनी भी प्रॉपर नोट्स बनाई हुई है, वो सारी नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक बार रिकैप कर दीजिएगा, रेडी। एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हर एक टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट अगर आपको लग रहे हैं तो आप मुझ तक डाउट पहुंचा सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो डाउट का एक अलग से लेक्चर में अरेंज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और सारे के सारे टॉपिक को खुद रिकैप और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, एक नए चैप्टर के साथ, तब तक थैंक्स अ लॉट।